ठीक है, देखो तो बेटा एक बार क्वेश्चन को फिर से इधर देख लो क्या था। इस सर्कुलर टेबल पे, इस रोटेटिंग टेबल पे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे कॉइन रखा हुआ है अभिश्रुत। तो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर मूव करता है, ठीक है, तो ये जस्ट स्लिप कर जाएगा 1 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो बताइए अगर एंगुलर वेलोसिटी को आधा कर दिया जाए तो कितनी दूरी पे जाके वो जस्ट स्लिप करेगा। तो पहले तो ये जस्ट स्लिप की कंडीशन क्या है वो समझ लो, ठीक है। देखो जस्ट स्लिप का मतलब क्या हो गया कि भैया जो जब गोल गोल घूम रहा होगा, बात समझिएगा, जब गोल गोल घूम रहा होगा, मान लीजिए हम इसके ऊपर कुछ रख देंगे या ये इसके ऊपर हमने रख दिया, अब इसको गोल गोल घुमा रहे हैं, सुनिएगा बेटा, इसको गोल गोल घुमा रहे हैं, अभी ये स्लिप नहीं कर रहा है ना, लेकिन अगर हम रफ्तार बढ़ा देंगे तो क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो स्लिप क्यों किया, जस्ट स्लिप करने का मतलब होता है कि जो अंदर की तरफ लग रही सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगी। अगर वो स्लिप कर गया मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो गई अंदर वाली फोर्स। बात समझ में आ रही है। तो जस्ट स्लिप का मतलब ये है कि उस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या होगी, बराबर होगी, उस इंस्टेंट पे बराबर होगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आपको ये बताओ इस पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लग रहा होगा उसकी जस्ट स्लिप करने के लिए, m ओमेगा स्क्वायर r। तो m1 ओमेगा स्क्वायर r1, और क्योंकि यहाँ पे भी वो जस्ट स्लिप कर रहा है और यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, तो यहाँ पे भी m2 ओमेगा r2, सही। अच्छा, दोनों बॉडीज का मास जो होगा वो क्या होगा, सेम, ठीक है। अब यहाँ पे भी जस्ट स्लिप कर रहा है, यहाँ पे भी जस्ट स्लिप कर रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या लग रही होंगी, बराबर, क्योंकि टेबल तो वही है ना, ठीक है, बॉडी भी वही है। तो m ओमेगा 1 स्क्वायर r1, m ओमेगा 2 स्क्वायर r2, ये m उड़ गया, ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर r1 कितना है 1, ओमेगा 2 ओमेगा बाई 2 r2 कितना है निकालना है, कितना है यहाँ से 4, ओमेगा स्क्वायर कट गया, 4 × 4, नहीं आया समझ में, करना है क्या गया, करना है, करो जल्दी जल्दी। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, पार्टिकल का मोशन हमें ए से बी तक कंसीडर करना है, ठीक है। ए से बी तरफ जाते समय हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी पता करना है। एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, अगर यहाँ पे वेलोसिटी पाई, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है पाई मीटर पर सेकंड, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, कर लोगे, कैसे करोगे चक्कर, जल्दी बताओ भाई चिट्टा। देखो कैसे होगा, देखो आप लोग ये बताओ, पार्टिकल यहाँ पे होता है, वेलोसिटी भी यहाँ होता है, वेलोसिटी भी, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, मान यहाँ वेलोसिटी भी, यहाँ वेलोसिटी भी, रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, यहाँ से यहाँ तक का। अरे कुछ पढ़ते ही नहीं है घर जाके, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, रिजल्टेंट पाइथागोरस से निकलता है। यहाँ पे एंगल कितना है दोनों के बीच का 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होगा, √a² + b² + 2ab cos थीटा। लगा जरा इसमें, देखो क्या आता है, बता। और सभी लोग देख लो एक बार, क्या था क्वेश्चन में, पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा था,
तो ए से बी तक जाते समय हम लोग को क्या पता करना था, एवरेज वेलोसिटी पता करनी, ठीक है ना। तो हम लोग ने क्या किया, इतने हिस्से को जो है यहाँ बना लिया, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ए भी ले ली, ठीक है, और टाइम ले लिया टी, ठीक है। अब ये ए बी डिस्टेंस पहले पता करते हैं, तो ए बी डिस्टेंस पता करने के लिए हम लोगों ने इसी ट्रायंगल को यहाँ बना लिया, दिख रहा है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर मार दो। भाई ये सेंटर है, सर्कल की थ्योरम याद है, सेंटर जो होता है वो कॉर्ड पे जब 90 डिग्री का एंगल मारेगा तो बीच में काटेगा, मतलब डी जो है वो मिड पॉइंट है और ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो भैया यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि tan 60 डिग्री, हाँ यहाँ देखो इस ट्रायंगल में, देखो इस ट्रायंगल से हमें इसकी मदद से ये निकालना है, ठीक है, इसकी मदद से ये चीज निकाल दो। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। sin 60 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन R, सही है, sin 60 √3R बाई 2, यानी कि AD आ गया, ये आ गया समझ में। हम लोग ने AD निकाल लिया और AD को डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा, तो AB आ जाएगा √3R, सही है, ये AB आ गया, यानी कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ चुकी है। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इसी डिस्प्लेसमेंट को किससे डिवाइड कर देना है, टाइम से डिवाइड कर देना है। अब ये टाइम निकाल लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना लगा वो पता करना है। अब टाइम, सर्कुलर पाथ में टाइम निकालने का फॉर्मूला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। नॉर्मली टाइम का क्या फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और सर्कुलर मोशन के लिए क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर स्पीड, सही है। तो थीटा यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 120 डिग्री। 120 डिग्री को किस में चेंज करोगे, रेडियन में। वाई वालों को रेडियन में चेंज करना आता है, 120 डिग्री में है, रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3। थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई 3, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो कि होता है ओमेगा इक्वल टू v बाई आर, सही है। अब v कितना पता है आपको, पाई, 2 पाई बाई 3, v की जगह लिखा पाई, r कितना है, r, पाई पाई कट गया, ये आ गया 2 बाई 3 r, इसको उठा के यहाँ तक तो सॉल्व कर दिया है, नहीं समझ में आया। चलो अगला देखो, सभी लोग, अ चाइल्ड ऑफ मास 5 kg, 5 किलो का एक बच्चा है, is going round a merry-go-round that makes one rotation in 3.14 सेकेंड। बच्चा मेरी गो राउंड में चक्कर लगा रहा है, इसका टाइम पीरियड है 3.14 सेकेंड, ठीक है। अगर, अरे बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, अगर रेडियस ऑफ मेरी गो राउंड 2 मीटर है तो बच्चे पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, m ओमेगा स्क्वायर r, और ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई बाई 3। केवल वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल। चलो अगला देखो, बातें ना करो, देखिए, हाँ ये अच्छा सा, a particle is moving with a constant speed in a circular path, ठीक है। When the particle turns by an angle of 90 degree, एक सर्कुलर पाथ में पार्टिकल चक्कर लगा रहा है, तो
जब वो 90 डिग्री कवर कर लेता है, यहां से कहां पहुंच जाता है, यहाँ। The ratio of instantaneous velocity to its average velocity, उसकी instantaneous velocity और उसकी average velocity का रेशियो दिया है π/x√2। ठीक है भाई, आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx/dt होती है ना, उस टाइम की वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी अभी अभी आपको निकलवाया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो रेशियो दिया है, तो बताओ x की क्या वैल्यू थी। सवाल समझ गए हो? पहले आप लोग एवरेज वेलोसिटी निकालो, जो तरीका मैंने बताया था कि आपको a से b तक जाने का एवरेज वेलोसिटी पहले आप लोग निकाल लोगे। जो तरीका अभी लगवाया था वही तरीका अप्लाई कीजिए। हाँ देखो भैया, तो सबसे पहले आप लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे होंगे, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी के लिए आप लोगों ने ये डिस्प्लेसमेंट लिया होगा ए बी, और ये हो गया ओ, ये 90 डिग्री, ये आर, ये आर। अब ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, पाइथागोरस से ये √2 आ रहेगा। अब मार भैया ने पिछली बार 90 मार लो, तो हम भी 90 मारेंगे, और जब जरूरत तो ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस आ गई, हमें क्या चाहिए, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला थीटा बाई ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। तो भैया थीटा कितना है, 90 डिग्री, 90 का मतलब π/2, ठीक है भाई बोलो, 90 का मतलब, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा, v/r, सही। तो टाइम इज इक्वल टू, वेलोसिटी तो दी नहीं है, πr/2v। पिछली बार तो वेलोसिटी दी थी ना, दी ही नहीं है। अच्छा एक बात और समझ लो, ये πr/2v आ गया, ये टाइम आ गया, इसी को उठा के रख दो तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। कितनी आएगी एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस √2r और टोटल टाइम πr/2v, r कटा, कुछ कटा, तो एवरेज वेलोसिटी आ गई 2√2v/π, 2√2v/π। यहाँ तक सही है। अच्छा जरा सुनो एक बात और, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है किसी भी इंस्टेंट पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी। हमको ये बताओ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, v। इस पॉइंट पे भी कितनी होगी, इस पे भी कितनी होगी। ए से बी के किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, v ही होगी। dx/dt करने की जरूरत नहीं, अरे dx/dt तो तब करोगे जब x का कोई इक्वेशन दिया। तो फिलहाल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v है, बात समझ आ गई। अब इनका रेशियो निकालो, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपॉन 2√2v/π कितना आएगा, π/2√2, π/2√2, तो x कितना आ गया, नहीं पता पड़ा। सर्कुलर मोशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही होती है v, जो वेलोसिटी हम लोग देखते हैं। इसका फॉर्मूला इंस्टेंट, ये जो फॉर्मूला बताया ना हम लोग, v = ओमेगा टाइम्स r, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ही है, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी है ना। चलो अगला सवाल देखो बेटा। A body is moving with a constant speed। सुनो बेटा, एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से 10 मीटर के रेडियस पे चक्कर लगा रही है, ठीक है। The body completes 1 revolution in 4 सेकेंड। एक रेवोल्यूशन करने में उसको कितना टाइम लगा। At the end of 3rd second, the displacement of the body from the starting point is, at the end of 3rd second, the displacement from starting point is। सवाल समझ गए हो? एक बॉडी 10 मीटर के रेडियस पे क्या लगा रही है, और वो राउंड जो है वो 4 सेकंड में कंप्लीट करती है। तो
तीसरे सेकंड के अंत में उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है, ये बताइए। डिस्प्लेसमेंट पूछा है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसको जरा फील कर लो पहले कि भैया एक बॉडी अगर चक्कर लगा रही है 10 मीटर के रेडियस पे ऐसे, ठीक है, तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और उसको कितना टाइम लगता है, 4 सेकंड लगता है यहाँ से यहाँ तक आने में। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तीसरे सेकंड के अंत में वो यहाँ पे होगी। नहीं समझ पाए, 4 हिस्सों बांट लो उसको, ठीक है ना। अब हमको ये पता करना है, अब कौन नहीं कर पाएगा ये क्वेश्चन, हो गया, समझ गया ना। 10 10 10 रूट। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गए यहाँ से। आगे बढ़े, लिखिए नहीं, लिखिए नहीं, ये सब घर जाकर करिए। कभी कभी मेंस में इतने आसान सवाल भी आ जाते हैं। हाँ, अभी तक जितने भी किए क्वेश्चन कठिन नहीं थे, कभी कभी नहीं, मतलब ये आसान ही आता है, पढ़ने पे होता है ना, लेकिन तुमको याद भी नहीं रहेगा 1.5 साल बाद। देखो इधर बेटा, सवाल क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड along a circular path in a horizontal plane with its center at origin। एक ऑब्जेक्ट, फिर से समझो, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चक्कर लगा रहा है, मतलब ये ऐसे चक्कर लगा रहा है। वर्टिकल प्लेन होता तो मोशन में वर्टिकल सर्किल वाले क्वेश्चंस लग जाते, अभी वो भी करा दें। तो फिलहाल जो है ऑब्जेक्ट ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है। When the object is at x equal to 2, जब ऑब्जेक्ट x इक्वल टू 2 मीटर पे है, प्लस 2 मीटर पे है, इट्स वेलोसिटी इज -4 j मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो बताइए उसकी वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा एट x इक्वल्स टू -2। ऑप्शंस भी आई जे के टर्म्स में ही है। फिर से सुनो, एक ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसे घूम रहा है, आप ऐसे समझिएगा, फील करिए ऐसे, ठीक है। अब इसको अपने हिसाब से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे तोड़, मतलब हम ये कहें कि अगर ये सर्कुलर पाथ है तो ये एक्स एक्सिस और इसको क्या कह दिया जाए, वाई एक्सिस कह दिया जाए, सही है। सिंपल तरीका ऐसे ऐसे, ये वाई एक्सिस कह दिया। अब क्वेश्चन क्या था कि जब ऑब्जेक्ट x इक्वल टू 2 मीटर पे, किसी भी समय पे जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, x इक्वल टू 2 मीटर पे, मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ है, -4j। -4j मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, तो यहाँ की तरफ उसकी वेलोसिटी हो गई। यार थोड़ा गलत हो गया, ये तो जब चक्कर वो ऐसे लगा रहा है तो नीचे कहाँ वेलोसिटी हो जाएगी, इसका मतलब ये y एक्सिस हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही लेना पड़ेगा, ये y लेना पड़ेगा। नहीं समझ पा रहे हो, ये x और इसे क्या लेना पड़ेगा, तब सही है कि वो पॉजिटिव x y एक्सिस ये है, नेगेटिव y एक्सिस ये है, तो इधर की तरफ, मतलब इधर की तरफ। नहीं समझ पाए, -4 j मीटर पर सेकेंड। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, अरे तो हो गया कुछ, तो वेलोसिटी किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी, +j, तो वेलोसिटी हो गई 4j मीटर पर सेकेंड, सही है। एक्सेलरेशन क्या होगा उसका, ऑप्शन में सोच पाओगे, हाँ, पहले तो वेलोसिटी समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन है 8j 8i -8j की +8 है। हमको ये बताओ, कुछ नहीं, ये सोच के समझ में आ गया कि -4j इधर है तो +4j इधर होगा। सर्कुलर मोशन के समय ये बताओ कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, तो टुवर्ड्स द सेंटर हो गया ये। अब बताओ ये x एक्सिस x एक्सिस की तरफ है कि -x एक्सिस की तरफ है, अरे अंधेरों ये +x एक्सिस हुआ ना, तुम लोग तो यार एकदम बैठ होते हो, +x एक्सिस, अरे मुन्ना डायरेक्शन प्लस की तरफ है, ये है उस तरफ, उतना ही दिमाग चल ही रहा है।
तो इसका मतलब जो भी आंसर है उसमें आई प्लस, ठीक बात है ना। अब कौन कितना होगा उसको निकालने के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेलोसिटी कितनी है 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 कितना हो गया 8, तो आंसर हो गया 8 आई। नहीं समझ आई और जगह नहीं आई, 8 आई। कोई दिक्कत थी इसमें, कहीं से कठिन क्वेश्चन नहीं था, बस वेक्टर डायग्राम से सारा खेला हो जाना है, कुछ नहीं करना है इसमें। पढ़े आगे, ये सब क्वेश्चंस आपके पास हैं, आपको बस लगाने हैं घर जाके भैया, यहाँ छाप के क्या उखाड़ लोगे, आगे बढ़ने दो हमको। अपनी मेहनत करिए, रात भर जगिए, दिन में 4 घंटा सोइए, है ना। अगला सवाल करो फिलहाल। ये वाला क्वेश्चन आसान है, बस इसका जवाब खटाक से अभिषुद्ध देंगे। अभिषुद्ध एक सर्कुलर पाथ कवर करने के लिए, चूंकि रोड पे फ्रिक्शन है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी अटेन कर सकता है पार्टिकल फ्रिक्शन वाली रोड पे, फॉर्मूला क्या बताया था, अरे न्यू जी यार, बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलो बढ़े आगे, ये भी बकवास सवाल है, ये भी कर देखो, कोई ऐसा सवाल नहीं जो आप बना पाता है, पर आप करते ही नहीं है इसलिए होता नहीं। अगला सवाल रौनक बताएगा, रौनक समझदार है। A car is moving with a constant speed of 20 मीटर पर सेकेंड in a circular track of radius 40। एक कार जो है 20 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर के सर्कुलर ट्रैक के चारों ओर घूम रही है, ठीक है। अब बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ कार बाय अ मासलेस स्ट्रिंग, कराया था ऐसा क्वेश्चन मैंने, और ट्रेन में ऊपर से वो सीलिंग से लटका दिया था, जिससे ट्रेन इधर गई थी और वो इधर आ गया था, तो कितना एंगल घूमा था, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, काम खत्म। हम क्यों इक्वेशन बनाए, हमारे दिमाग में तो एक सीधा फॉर्मूला है ना, कि बना लोगे इक्वेशन, बना तो लोगे ही, मतलब जरूरत नहीं था बनाने की, टाइम क्यों वेस्ट करना है, सीधा tan थीटा इक्वल v स्क्वायर बाय r से लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला भी सत्याग्रह होगा। हाँ आपके स्कूल में जब आप करोगे तब तो आप पूरा लिख के दिखाओगे, मैं कह रहा हूँ कि जब कॉम्पिटिशन दोगे काहे से करोगे भाई, समय खराब करने की जरूरत है। पेपर में लिख देना, बाकी अब क्या कहें। अभी अगला क्वेश्चन ये आप लोग घर पे करिएगा, है ना, मतलब सारे ही कीजिएगा, लेकिन फिर भी ये लिख लीजिए ताकि आप घर पे करें, दिमाग में आए कि करना है मुझे। ये 135 डिग्री, समझ गया ना क्या क्वेश्चन होगा, ए बी और ये गया इधर, ठीक है, कुछ नहीं करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, बकवास क्वेश्चन कोई भी कर लीजिए, है ना। यहाँ से क्या मारोगे, परपेंडिकुलर मारोगे, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 नहीं भैया, ये एंगल कितना हो जाएगा, distance traveled by him, a person moved from A to B on a circular path as shown in the distance। अच्छा ये 60 मीटर दिया है, ये 60 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए बी, डिस्टेंस दिया है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या लगता है हमको ए बी चाहिए, अगर मेरा सुनिए, हमको मन में सोचोगे क्या करोगे, ए बी चाहिए तो पहले ए डी चाहिए, ए बी का डबल कर देंगे, ए बी आ जाएगा, ए बी के लिए हमको ओ ए रेडियस चाहिए, और रेडियस के लिए हमारे पास आर्क है, और हम जानते हैं थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा 135 डिग्री को रेडियन में चेंज करके पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करा के पहले आप लोग रेडियस निकाल लेना। इस रेडियस से यहाँ पे 135 का आधा कितना होता है 67.5 का इस्तेमाल करके आप लोग जो है एडी निकाल लेना, निकाल लोगे, एडी निकालने के बाद डबल कर दोगे तो ए भी आ जाएगा, कौन बड़ी बात है,
कर लोगे इसको घर पे? कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यही क्वेश्चन है क्या? ओके, देख लो। हाँ, जरा ये देखो, ये हो गया 67.5 ना। अच्छा, रेडियस तो निकाल चुके होगे ना, हमें ए डी चाहिए बस, ए डी। ठीक, तो यहाँ पे साइन का इस्तेमाल करोगे, 90 डिग्री है, साइन 67.5 इक्वल टू ए डी अपॉन आर। अब साइन 67.5 पे काम करना है, तो जो क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन नीट में आएगा तो आपको हो सकता है वैल्यू दी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगी आप लोग के लिए, नीट वालों के लिए। लेकिन जेई वालों को तो ट्रिग्नोमेट्री आती है ना, हाफ एंगल फॉर्मूले पता है ना, कि नहीं पता है? cos 135 डिग्री की वैल्यू दी हुई है, cos 135 डिग्री की वैल्यू cos 135 के लिए क्वेश्चन में दी हुई है -0.7। अब मैथ्स वालों को ये बात पता है कि cos 135 डिग्री का मतलब होता है 1 - 2 sin स्क्वायर 67.5। बताओ पता है कि नहीं पता है? cos 2 थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब इससे sin 67.5 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ तो आ जाएगा। नहीं समझ पाए? लेकिन बायो वालों के लिए, आप लोगों के लिए थोड़ी सुविधा है इस चीज। लेकिन करना जाके हम ये कह रहे हैं कि तुम लोग करते नहीं हो पड़े, है ना? वो स्कूल के लोग लुभावन वाले जो दिक्कतें हैं उनसे दूर हो जाओ। स्कूल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आओ खेलो, आओ एनुअल फंक्शन में हिस्सा लो, है? तो कौन टीचर देख रहा है, हमको क्या फर्क पड़ता है? हम सच्चाई बता रहे हैं ना, है? देखने को हम ये कह रहे हैं कि जिस पढ़ाई, बेटा पढ़ाई हो जाइए, जिस दिन आपको लगे कि आप वो तैयारी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो जिसको जाना है जाए, जिसको ना जाना हो पढ़े, या जा भी रहा है तो स्कूल में पढ़े। ठीक है, मेन चीज क्या है? पढ़ाई करना। चाहे स्कूलों में एनुअल फंक्शन हो रहे हो, चाहे स्कूलों में कोलाज बन रहे हो, चाहे टीचर्स डे, चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट हो रहा हो, आपका मकसद होना चाहिए स्कूल भी जा रहे हो तो पढ़ो वहां, है कि नहीं? हाँ, अगला सवाल देखो इसके बाद। बेटा ये अगला सवाल, अभी हम चप्पल मारेंगे। A stone tied to a spring of length L is whirled in a vertical circle। और देखो वर्टिकल सर्किल वाला क्वेश्चन, एक पत्थर को धागे से लटका के L लेंथ के धागे से लटका के घुमा दिया गया। ठीक है ना? बढ़िया सर्किल बना एकदम, थोड़ा सा टेढ़ा। At a certain instant of time, the stone is at its lowest point and has a speed of u। इस जगह पे जब पत्थर सबसे निचले इलाके पे, ये A था, ये B था और ये क्या था? C। जो भी रहा हो, निचले इलाके पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? u दी है। ठीक है? The magnitude of change in velocity as it reaches a position where the string is horizontal। फिर से सुनिए, अब क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। The magnitude of change in velocity, resultant velocity, depends upon angle। The magnitude of change in its velocity as it reaches from position where the string is horizontal। नहीं समझे? मतलब यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो चेंज इन वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, B से C जाने, C से B जाने का x u स्क्वायर माइनस GL। तो बताओ x की क्या वैल्यू होगी? सवाल कठिन नहीं है, परेशान होगी। फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है? वर्टिकल
सर्किल में पार्टिकल चक्कर लगा रहा है, ठीक बात है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो चेंज इन वेलोसिटी हुई है वो इतनी दी हुई है, मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा उसका डायरेक्शन ये होगा, यहाँ जो वेलोसिटी होगा उसका डायरेक्शन ये होगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी पाइथागोरस से ही आएगा, मतलब ये पाइथागोरस लगा के आया हो, तभी तो अंडर रूट लगा हुआ है। थोड़ा सा सही कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं? हमें बताइए एक्स क्या है। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले हम लोग इस जगह पे क्या चाहिए, इस जगह पे क्या चाहिए रिजल्टेंट निकालने के लिए? वेलोसिटी चाहिए। क्या है v पे वेलोसिटी, जरा बताओ। मोशन वर्टिकल सर्किल में फॉर्मूला क्या लिखवाया है सबसे नीचे का? √5gl है। वेलोसिटी एट सबसे नीचे √5gl, पक्का ना? और ये वेलोसिटी दी है u इज इक्वल टू √5gl। ठीक है, क्वेश्चन पे से देख लें। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स वेलोसिटी एज इट रीचेज अ पोजीशन। हाँ ठीक, देखो बेटा, तो u की वैल्यू आ गई √5gl। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी b पे? √3gl, सही है, ये हो गई। अब दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालते हैं जरा। √bc² प्लस bb², ठीक है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी √bc² 5gl प्लस 3gl 8gl √8gl, सही है। √8gl मतलब 2√2gl, √8gl। अभी भैया देखो एक खेला हो गया यहाँ पे, क्या खेला है समझ पा रहे हो? कि रिजल्टेंट वेलोसिटी थोड़ा सा u² - gl टाइप में, तो इस चीज को हमें ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि कंपेयर करके x निकाल सके। इक्वेट करके निकाल लेंगे डायरेक्ट, तो ये इक्वेट करके डायरेक्ट x निकाल देंगे, है ना? सुन रहे हो भैया? इसको इक्वेट करोगे तो x u² - gl इक्वल टू 8gl हो जाएगा। u अगर √5gl है तो u² क्या होगा? 5gl - gl 4gl, 8gl/4gl 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? नहीं आया समझ में? नहीं है? जितने वाजपेयी जी जितने ज्यादा सवाल लगाओगे जिंदगी तुम्हारी उतनी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है? इसीलिए कह रहे हैं। अगला सवाल सुन लो मन हो तो। देखो, अभी तक जो हमने सवाल किए थे ये 2023 मेंस में है ना? अपना फ्लोर पीछे चलते। A ball is released from rest from point P of a smooth semi-spherical vessel as shown। आसान भाषा में कहें तो ये डायग्राम बना है। O P Q R, ठीक है? ये O, ये। अब सुनो, एक गेंद को P पॉइंट से छोड़ा गया, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी पकड़ेगी तो आराम से नीचे आएगी, यहाँ आके मैक्सिमम वेलोसिटी पकड़ेगी, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ना, और फिर वेलोसिटी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी बनती जाएगी तो बॉल यहाँ पहुंच जाएगी। यही तो होता है जनरल, लेकिन ये वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन नहीं। क्या है क्वेश्चन? द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द बॉल एट Q इज A। Q पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का रेशियो है A, while एंगुलर पोजीशन इज अल्फा। ये अल्फा है, ठीक है? हो सकता है आपको वाला क्लियर हो जाए। समझ गए?
तो which of the following graph represents the correct relation between A and alpha when ball goes from Q to R? अब जब गेंद Q से R जाएगी तो A मतलब ये रेशियो और अल्फा के बीच का एंगल क्या, वो मतलब रिलेशन क्या होगा? ये चार ग्राफ ए अल्फा कोई बदलाव नहीं, ऐसे बदलाव। सवाल फिर से बोलने की समझ आ गया है? फिर से बोलने एक बार समझ आ गया? बहुत सिंपल है कंसेप्ट, कुछ कठिन नहीं है। जब बॉल P से Q आती है तो Q पॉइंट पे लगने वाला, बेटा देखिएगा, Q पॉइंट पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स किधर की तरफ लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? अभी इधर लगेगा, मतलब वो तो 90 डिग्री पे लगेगा ना उसके। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। तो इनका रेशियो जो है वो A है और एंगल है अल्फा। अब जब वो Q से R आएगा, मतलब नीचे आते आते A अल्फा के हिसाब से, A मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो रेशियो है वो नीचे आते आते घटेगा, बढ़ेगा, नहीं चेंज होगा कि ऐसे घटेगा? फिर से बोल रहा हूँ, हमारा दिमाग में क्या चलना चाहिए कि रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्वेश्चन में ये नहीं देखना है कि Q से R आ रहे हो, क्वेश्चन में ये सोचना है कि आप नीचे आ रहे हो। नीचे आते आते सेंट्रीपिटल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का रेशियो एंगल के हिसाब से कैसे चेंज? भाई अभी अल्फा ये है ना, बाद में अल्फा ये हो जाएगा, बाद में अल्फा ये हो जाएगा, अल्फा बढ़ता चला जाएगा। तो अल्फा बढ़ेगा तो रेशियो में क्या करना में भी, लेकिन कैसे? में भी मतलब कैसे? तुम सोचो तो। हमको ये बताओ, आप लोगों ने जब पेंडुलम पढ़ा था, आपको याद है ना? पेंडुलम अगर अगर एक सर्कुलर मोशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब कहाँ से मिलेगा? P। कोनिकल पेंडुलम में कहाँ से मिला था? P sin थीटा से मिला। यहाँ पे जब टर्न मारेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे एक इक्वेशन बनाओ ना, ये मास mg है ना, और ये एंगल जाएगा अल्फा, ये अल्फा है, तो कौन सा एंगल अल्फा होगा? ये एंगल अल्फा होगा। इधर बना दे क्या साफ साफ? वीडियो चल रहा है कि बंद है? अच्छा नहीं, तो ये Q अल्फा, ये पैरेलल मारा इसके, तो ये भी क्या हो गया? अल्फा। वो बात समझ आई ना? अब बस इसी हिसाब से सोचना है। ये एंगल अल्फा है ना? नॉर्मल रिएक्शन किधर लगती है? 90 डिग्री पे ही है क्या? ये लग रहा है क्या? लेकिन लगेगा वैसे ही बहुत, क्योंकि वो कर्विकल सरफेस है ना। सरफेस क्या है? तो हर पॉइंट पे ये सेंटर है, आप लोगों को पता है ना ये चीज। इसे हमने यहाँ से टर्न लिया, तो यहाँ से यहाँ तक में हम लोग को यही मान के चलना पड़ेगा कि नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, सर्कुलर पाथ में टुवर्ड्स द सेंटर मान के चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब हमको ये बताओ, इस नॉर्मल रिएक्शन के अगेंस्ट इधर कुछ होगा ना? अगर यहाँ कुछ ना होता तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ही सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा हो, N = mv²/, लेकिन N के अगेंस्ट यहाँ कुछ लग रहा होगा, क्योंकि इस बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा। अब ये कितना होगा? नीचे mg, ये mg हो गया है,
mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा एक ये होगा। mg रिजल्टेंट फोर्स है ना, तो mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा एक ये होगा। इधर कौन सा होगा इधर कौन सा होगा? इधर वाला। अबे अल्फा इधर बैठा है, रुको देखते हैं। ये अल्फा एंगल होगा भाई, ज्योमेट्री निकाल के देखना है, ये अल्फा एंगल है। अल्फा अल्फा ये अल्फा आएगा कैसे? ये टेंजेंट है, नहीं समझ में आ रहा है? ये अल्फा तो ये अल्फा, सही है। ये टेंजेंट है तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा हो गया। बात तो वही हो गई ना, घूम फिर के, है ना। अब ये अल्फा तो ये mg cos अल्फा, ये क्या हो गया? mg sin अल्फा। अब n हो गया काम होगा, n अंदर लग रहा है, mg sin अल्फा बाहर लग रहा है, और रिजल्टेंट से क्या मिल रहा है? mv स्क्वायर अपॉन। तो बात समझ आई? तो नॉर्मल रिएक्शन यहां से आ जाएगा, कितना आएगा नॉर्मल रिएक्शन? mv स्क्वायर बाई r प्लस mg sin अल्फा। सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह mv स्क्वायर बाई r लिखेंगे हम लोग, और नॉर्मल रिएक्शन की जगह ये लिखेंगे, तो a आ जाएगा। सही है। और फिर a का अल्फा से डिपेंडेंस चेक कर लेंगे कैसा है कि नहीं, समझे मेरी बात? चलो, ये ग्राफ हम लोग के दिमाग में घुस गया होगा, बढ़ता है घटता है कांस्टेंट रहता है क्या रहता है ये तो सोचना है। फिलहाल अगर देखो ये उठा के यहाँ रख दो तो a आ जाता है mv स्क्वायर बाई r अपॉन n की जगह mv स्क्वायर बाई r प्लस mg साइन अल्फा। ये तो आ गया। अब यहाँ से साइन अल्फा निकल के आएगा कुछ, यहाँ से साइन अल्फा क्या हट सकता है ये सोचना है। अरे यार इसमें हमको लग रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बिना होगा भी नहीं। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगेगा, भी इसको छोड़ दो। जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी मतलब यहाँ पहुंचेगी, तो इसका मतलब ये होगा कि पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के बराबर करके सॉल्व करना पड़ेगा, अभी के लिए छोड़ दीजिए।